देखो, आज 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंदा का जन्म दिवस है। आज के दिन हम लोग यूथ डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आज स्वामी विवेकानंदा के जन्म दिवस पर मैं उन्हीं की बात बोलना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। अपने आप में भरोसा रखो और फिर देखना, दुनिया आपके कदमों में होगी। तो बस अपने आप पर भरोसा रखो और फिर देखो, प्री मेंस सभी चीज़ें क्लियर होंगी। बस कंटिन्यूटी बरकरार रखना, जो भी मैंने बताया है उसे फॉलो ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का प्री क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों का भी मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। उन लोगों के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और हमने डिटेल में बातें करी हैं कि आखिर आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी को मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि आपको मेंस के एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी और आप मेंस क्लियर कर पाओगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का भी प्री क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ कमी रहती है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी आपको मेंटेन करनी चाहिए। पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में उसी चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर आपका प्री किस तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ जसप्रीत सर के मार्क्स शेयर करना चाहता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा और उन्हें कितने मार्क्स मिले, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी कितने मार्क्स मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नाम लिखा हुआ है जसप्रीत सिंह। पंजाब से इन्होंने अप्लाई किया था। 9 दिसंबर 2018 को इनका एग्जाम हुआ था और जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। चलिए अब से मार्क्स की ओर हम बढ़ते हैं। तो मार्क्स में हो सकता है स्लाइड में आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो मैं दूसरा स्लाइड निकालता हूँ जिसमें कि मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है। अब यहाँ देख सकते हो आप, इंग्लिश के सेक्शन की हम बात करें तो इंग्लिश के सेक्शन में जो कट ऑफ गई थी वो गई है 9.75 की, और जो स्कोर जसप्रीत भाई को मिला है वो 21.25 का मिला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो कट ऑफ गई वो गई है 11.75 की, और जो मार्क्स जसप्रीत भाई को मिला है वो मिला है 32.75 की। तो 35 में 32.75 बहुत ही अच्छा स्कोर है क्वांट के सेक्शन में। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। तो रीजनिंग के सेक्शन में जो कट ऑफ गई है वो गई है 10.75 की, और जो स्कोर जसप्रीत भाई को मिला है वो मिला है 35। तो 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग के सेक्शन में। पजल पर बहुत अच्छी कंट्रोल है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टोटल जो ओवरऑल स्कोर है वो हम देखते हैं। तो जो कट ऑफ गई है पंजाब की वो गई है 73.25 की, और जो स्कोर मिला है जसप्रीत भाई को वो मिला है 89। तो 100 में 89 स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो चलिए दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने जसप्रीत सर को कितने स्कोर मिले हैं, सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी कितना मिला है वो भी देख लिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर उन्होंने किस प्लानिंग से, किस स्ट्रेटजी से प्री की प्रिपरेशन करी और क्या क्या चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा, एग्ज़ाम वो किस तरीके से देते थे और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो किस प्लानिंग से, किस स्ट्रेटजी से आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आपका प्री 100% क्लियर हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में, सेक्शन वाइज ओवरऑल क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा, जसप्रीत सर के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, ओवरऑल स्कोर भी उनका 89 है और सेक्शन वाइज स्कोर भी बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की जो उनके एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, आखिर प्री के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी मेंटेन की, तो इन सभी बातों पर अभी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंस में हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है। आप कितने डीपली जानते हो चीज़ों को, वो चीज़ें वहाँ पर चेक होती हैं और वहाँ पर टाइम की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्री की बात करें तो प्री में बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्री में आपकी स्पीड मैटर करती है। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड बरकरार रखनी होती है। टाइम लिमिट होती है, 60 मिनट की टोटल टाइमिंग होती है और सेक्शन वाइज टाइमिंग की बात करें तो 20 मिनट्स ईच होती है। ठीक है, तो इतने कम टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर करना होगा और वहाँ पर आपकी स्पीड ही मैटर करती है। क्योंकि देखो, प्री के एग्जाम में क्या आता है, अगर हम क्वांट की सेक्शन की बात करें तो क्वांट में चलो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा
उसके अलावा आपके डीआई होते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होते हैं, नंबर सीरीज होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जो लोग भी प्री के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं उनमें से 80% स्टूडेंट, मानकर चलो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वो सारे सेक्शंस पर अच्छे तरह से कमांड रखे हुए हैं और उन चीज़ों को वो सॉल्व करते हैं। तो उन लोगों से आपको आगे निकलना है। आप वो कैसे आगे निकलोगे? आप आगे तभी निकलोगे जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। आपकी स्पीड अच्छी होगी और आप जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। ये सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस आप अगर अरिथमेटिक के भी कर लेते हो तो समझ लो कि आपका प्री जरूर क्लियर होगा। वही चीज़ होती है रीजनिंग के सेक्शन में भी। रीजनिंग के सेक्शन में कैसे आपको करना है अटेम्प्ट, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग रीजनिंग पर आएंगे बाद में, ठीक है। रीजनिंग के सेक्शन में पजल्स होते हैं, टाइम लिमिट होती है और बाकी के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो किस स्ट्रेटजी से आपको रीजनिंग की सेक्शन को अटेम्प्ट करनी है उस चीज़ पर हम आएंगे बाद में। लेकिन पहले हम लोग क्वांट पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, क्वांट के सेक्शन में भी अर्थमेटिक प्री में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बाकी जो भी क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं वो सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है। और उनमें से आपको आगे निकलना है वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी, आप सभी क्वेश्चंस को कम टाइम में अटेम्प्ट लोगे और आपके पास उतने टाइम बच जाएं कि आप बाकी सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस अर्थमेटिक के भी कर लो। तो समझ लो कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा और प्री निकलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं क्लियर बोल देना चाहूँगा कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि अर्थमेटिक के बिना आप प्री क्लियर कर सकते हो, तो यार मत सुनो उनकी, ठीक है, बिल्कुल मत सुनो। अर्थमेटिक के बिना अगर आप प्री क्लियर कर भी लोगे, चलो मान के चलता हूँ मैं कि अगर आपने अर्थमेटिक के बिना प्री क्लियर कर लिया, हो जाएगा, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है। लेकिन चलो प्री निकाल लिया तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आपको मेंस तो देना ही है। और मेंस आपका बिना अर्थमेटिक के नहीं निकलेगा दोस्तों। अगर आपको मेंस क्लियर करनी है तो आपको अर्थमेटिक की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे मेन बात क्या आ जाती है? अर्थमेटिक आ जाती है। तो सबसे पहली बात, आपको अर्थमेटिक अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग 1 फरवरी से बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं सभी क्वांट और रीजनिंग को। तो अगर आप अर्थमेटिक में वीक हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप डेली जसप्रीत सर के वीडियो को फॉलो करो। क्वांट के सेक्शन में वो बेसिक लेवल से आपको 1 फरवरी से पढ़ाएंगे। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाएंगी। तो उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। अब देखो, अब स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड के लिए आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेंस में आपको बेसिक वे से सॉल्व करना है, लेकिन प्री में ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अर्थमेटिक में भी या फिर सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, तभी आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी। और देखो, प्री के एग्ज़ाम में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो आप शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आपको बेसिक वे से ही सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। लेकिन प्री के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स काम आ जाती है। 10 में से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट ट्रिक काम आएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 10 में से 4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक्स काम आ जाती है, और वो आपको पढ़ने से, क्वेश्चंस पढ़ने से पता चल जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स यूज होंगी? जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, बेसिक वे क्या है, टोटल डिटेल में जसप्रीत सर आपको वीडियो में समझाएंगे 1 फरवरी से, तो उनकी वीडियो तो ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए, अब सिंप्लीफिकेशन की हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में भी आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करनी होगी। कहीं पर अगर शॉर्ट ट्रिक्स यूज हो सकते हैं कैलकुलेशन में तो वो भी आपको करने हैं। और ये सारी चीज़ें भी जसप्रीत सर आपको बताएंगे। 1 फरवरी से जो उनकी वीडियो स्टार्ट होगी वो पहले सिंप्लीफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में आपको अपनी स्पीड किस तरीके से इंक्रीज करनी है, पूरे बेसिक लेवल से वो स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों का भी प्री क्लियर नहीं हो रहा है उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि उनकी वीडियोस तो आप ज़रूर देखना 1 फरवरी से, ठीक है। चलिए, क्वांट के सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। क्या बताया एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वांट के सेक्शन में आपको क्या करना है एग्जाम के टाइम में? आपको सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं उन्हें अटेम्प्ट लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, ठीक है।
लेकिन आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है कि ये सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लो, उसके बाद भी आपके पास इतने टाइम रिमेनिंग बचे कि आप अर्थमेटिक के भी 3 से 4 क्वेश्चंस तो कर लो, ठीक है। तो आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स तो आगे ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम रीजनिंग के सेक्शन की ओर आते हैं। रीजनिंग का सेक्शन देखो बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ पर 20 मिनट्स में आपको किस तरीके से मैनेज करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन के। अब देखो रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो रीजनिंग के सेक्शन में मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स वाले, इनक्वलिटीज आ सकते हैं या सिलॉक्स आ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन सेंस होता है, ब्लड रिलेशन होता है, पजल्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो आपने रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट किया, और रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट करते ही आप सबसे पहले तो जो भी आसान क्वेश्चन है मिसलेनियस वाले, डायरेक्शन सेंस वाले, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। आप शुरुआत के 6 मिनट मान के चलो, 6 मिनट आप दो उन क्वेश्चंस के लिए जो कि आसान है, मिसलेनियस वाले हैं। पजल से स्टार्ट मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आप पहले स्टार्ट करना उन्हीं सारे क्वेश्चन से जो कि पजल के अलावा हैं, ठीक है। तो 6 मिनट आपने दिए। अब देखो सिलॉक्स या फिर इनइक्वालिटीज, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन तो रहता है, दोनों नहीं रहते हैं प्री के एग्जाम में, लेकिन दोनों में से कोई एक रहता है, या तो इनइक्वालिटीज रहेगी या तो सिलॉक्स रहेगी। तो ऐसे में आप क्या करना कि इनइक्वालिटीज या सिलॉक्स से जो 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस तो खैर नहीं होते हैं, 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप शुरुआत के टाइम में मत अटेम्प्ट करना। ये चीज़ ध्यान में रखना, मैं बोल रहा हूँ इसे आपको स्टार्ट के टाइम में अटेम्प्ट नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है वो मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट के 6 मिनट में कोशिश करना कि इसके अलावा जो भी मिसलेनियस वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन सेंस वगैरह, उन्हें सॉल्व कर दो। स्पीड इंक्रीज करनी होगी, स्पीड तो आपको बिल्कुल इंक्रीज करनी होगी, तभी आप 6 मिनट में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 6 से 7 मिनट में, ठीक है। अब 6 से 7 मिनट में आपने इतनी चीज़ें कर ली। अब आप पजल पर आ जाओ। ये चीज़ ध्यान में रखना, आपने सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज़ को छोड़ कर रखा हुआ है, भूल मत जाना, ठीक है। अब आप पजल पर आ जाओ। पजल पे आपको देखो क्वेश्चंस देखते वक्त ही जब आप मिसलेनियस कर रहे होगे तो पजल एक नज़र में देख लेना कि क्या पजल्स आए हैं, और जो भी आपको लगे कि आप ये कर सकते हो उसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल के रखना। अब 6-7 मिनट आपने इसमें कर लिए। अब आपके पास टाइम रिमेनिंग कितने बचे, 13 to 14 मिनट्स बचे हैं। और उसके बाद आप सीधे पजल पर आ जाओ। पजल में आप जो भी पजल्स आसान थे वो सारे सॉल्व करने स्टार्ट करो, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग होती है वो करो। और भी पजल देखने पे जो भी आपको लगता है, जिस सेक्शन पे पजल में आप थोड़े वीक पड़ते हो उसे लास्ट में करना, स्टार्ट में मत करना उस पजल से। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बॉक्स पजल में प्रॉब्लम होती है, तो ट्राई करना कि बॉक्स पजल से आप स्टार्ट नहीं करो, क्योंकि अगर आप फंस जाओगे तो आपके टाइम वेस्ट होंगे। अगर उसके अलावा बाकी के पजल सॉल्व हो रहे हैं तो आप उन पजल्स को ही सॉल्व करो जो कि आप आसानी से कर सकते हो। चलो पजल सॉल्व किया आपने, 2 पजल किया, 3 पजल किया, लेकिन जब भी टाइम 2 से 3 मिनट बच जाए, आप स्क्रीन पे टाइमर देखते रहना। 2 से 3 मिनट जब बच जाए और आपके पजल्स सॉल्व हो चुके हैं, जो भी पजल कर रहे थे वो सॉल्व हो चुके हैं, और आपके पास सिर्फ 2 से 3 मिनट के टाइम रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो अब कोई भी नया पजल मत उठाओ, नहीं उठाना है आपको। लास्ट के 2-3 मिनट में पजल्स नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो ये लास्ट के 2-3 मिनट में आप क्या करोगे, इन लास्ट के 2-3 मिनट में सिलॉक्स या इनइक्वालिटी जो कि आपने छोड़ कर रखा हुआ था वो अटेम्प्ट लेने हैं। ध्यान से सुन लो, लास्ट के 2-3 मिनट में सिलॉक्स या इनइक्वालिटी जो भी आपने छोड़ कर रखा हुआ था वो आपको अटेम्प्ट लेने हैं। लास्ट के 2-3 मिनट में आपको पजल्स नहीं उठाने हैं। चलिए, अब मैंने ऐसा आपको करने के लिए क्यों बोला। अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ और सारे के सारे जो भी आसान क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद पजल पर आते हैं, पजल्स होती है, सॉल्व होते हैं, करते हैं, और जब लास्ट के पजल्स करने के बाद भी ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा, आप लोग ध्यान में रखना, ध्यान से सुनो, कि जब लास्ट में 2 से 3 मिनट का टाइम होता है और आपने पजल सॉल्व कर लिया होता है, तो लास्ट के 2-3 मिनट में आप क्या करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और आप सोचते हो कि चलो अब तो आपके पास आसान वाले क्वेश्चंस हैं नहीं, मिसलेनियस के इनइक्वालिटीज वगैरह तो आप पहले ही कर चुके हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पजल का ही ऑप्शन रहता है, उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो पजल आप 2 से 3 मिनट में उठाते हो,
सबसे पहले तो कौन सा पजल सॉल्व करें जो कि 2-3 मिनट में बन जाए, इसमें ही आपके कुछ सेकंड वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप चलो मान के चलो पजल उठा भी लिए और आपने सॉल्व भी कर लिया, 2 से 3 मिनट में मान के चलो कि आपने सॉल्व ही कर लिया, लेकिन फिर भी जब आप उस पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लिक करने के लिए जाओगे तो आपकी टाइम ख़त्म हो चुकी होती है और सेक्शन चेंज हो चुका होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो पजल आपने सॉल्व तो कर लिया लेकिन उसके क्वेश्चंस मार्क नहीं कर पाए, आपका वो 2 से 3 मिनट टोटल वेस्ट गया। कुछ भी नहीं किया आपने उस 2-3 मिनट में, वो 2-3 मिनट तो आपका टोटली वेस्ट गया, बेकार गया, बर्बाद हो गया। आपको सिर्फ 18 मिनट ही मिले रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। लास्ट के 2-3 मिनट में तो आपने कुछ किया ही नहीं, बस आप देखते रह गए, टाइमर चलती रह गई, वो ख़त्म हो गई। एक पॉजिटिव मार्क्स आपने गेन नहीं किया वहाँ पर। तो ये चीज़ नहीं हो, इसीलिए आपको स्टार्ट में ही अगर सिलॉक्स या इनइक्वालिटीज दोनों में से कुछ भी नहीं होते हैं तो भी 3-4 क्वेश्चन आसान वाले लास्ट के लिए बचा कर रखने हैं, कि लास्ट में जब आपके पास पजल्स के बाद भी 2-3 मिनट का टाइम होता है तो उस टाइम पर भी आप कुछ ना कुछ मार्क्स तो गेन करोगे पॉजिटिव में। देखो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपने स्टार्ट में समय लगा दिया होता तो पजल के लिए आपके पास टाइम कम बचता और टाइम कम होने के कारण पजल में आप फंसते भी। लेकिन इन क्वेश्चंस की जगह पर आप पहले ही पजल्स पर दे दो, इन क्वेश्चंस पे जो टाइम लगने वाली थी वो अगर आप पहले पजल पे दे दिया, उसके बाद लास्ट में इन क्वेश्चंस को करो तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए अगर इन दोनों में से कुछ नहीं भी होता है तो भी 3-4 क्वेश्चंस ऐसे चूज़ कर लो, उन्हें मार्क फॉर रिव्यू में कर दो, जो कि बहुत ही आसान है और जिसे आप इजीली कम समय में कर सकते हो, और पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और पजल के बाद लास्ट के 2-3 मिनट में आपको उन क्वेश्चंस को करने हैं। इससे ये होगा कि आपके रीजनिंग के सेक्शन का जो 20 मिनट्स आपको मिला था वो पूरा का पूरा आप यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकी होता है, काफ़ी कम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपने प्री में इस स्ट्रेटजी को मेंटेन किया एग्ज़ाम देते टाइम में तो आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं आता हूँ इंग्लिश के सेक्शन में। इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या अटेम्प्ट हमें पहले करना चाहिए, क्या हमें बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इंग्लिश में आपके पास टोटल 20 मिनट्स का टाइम होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 30। तो देखो 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, आराम से किए जा सकते हैं, ये सफिशियंट है। तो सबसे पहले तो आपको रीडिंग स्किल बढ़ानी होगी, जो भी न्यूज़पेपर है हिंदू के एडिटोरियल वगैरह आपको पढ़ने होंगे, आपको अपनी स्किल बढ़ानी होगी रीडिंग की का, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन है, देखो न्यूज़पेपर रीडिंग से सिर्फ और सिर्फ आपकी आरसी मजबूत नहीं होती है, पूरा का पूरा इंग्लिश का सेक्शन मजबूत होता है। कैसे? अगर आपको अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करी है अच्छे से, आपने अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा ली है और जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसे भी बढ़ा ली है, तो जो भी क्लोज टेस्ट आते हैं वो आप स्पीड में पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। जो कॉमन एरर आते हैं वो भी आप स्पीड में पढ़ के समझ सकते हो। जो सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं वो भी आप स्पीड में पढ़ के समझ सकते हो। मतलब जो पढ़ने में और समझने में आपकी टाइम वेस्ट हो रही थी वो आपकी बच रही है, आपकी स्पीड यहाँ भी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपको जो भी बाकी के सेक्शंस हैं जैसे कॉमन एरर हो गए, फ्रेजल रिप्लेसमेंट ये सब आते हैं, या फिर क्लोज टेस्ट आता है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको स्टार्ट में इंग्लिश के सेक्शन में यहीं से स्टार्ट करनी है, आरसी से स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, और स्टार्ट के 10 मिनट, देखो टाइम को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पहले 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट। तो फर्स्ट 10 मिनट में आपको बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, जल्दी जल्दी से आराम से करते जाओ। स्पीड आपको बढ़ानी है, वो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको बढ़ानी है। तो स्टार्ट के 10 मिनट आपको टाइम रखने हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये फ्रेजल रिप्लेसमेंट, ये सारे जो सेक्शंस होते हैं उनके लिए 10 मिनट टाइम निकल चुका है। 10 मिनट से नीचे आते ही आपको जो भी क्वेश्चंस अब बचे हुए हैं वो छोड़ देने हैं, सीधा आ जाना है आरसी पे। जब 10 मिनट टाइम बचे तो आपको सीधा आरसी पे निकल जाना है। उधर चाहे कॉमन एरर कुछ छूट रहा हो, कुछ भी छूट रहा हो, आपको वो मार्क फॉर रिव्यू करके निकलना है और आरसी पे आ जाना है। ठीक है, 10 मिनट बचते ही आरसी पे आओ और कोशिश करो कि 7 से 8 मिनट में आरसी ख़त्म करके आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो। 7 से 8 मिनट में आपको आरसी पढ़ने हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पढ़ने ही होंगे। ठीक है, हो नहीं हो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको करने ही होंगे, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी ही होगी। 7 से 8 मिनट में आपको आरसी पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको करना ही होगा। और आपको वो
करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग करनी ही होगी। ठीक है, अगर आपको प्री क्लियर करना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। और 7 से 8 मिनट में आप आरसी कंप्लीट करी। अब आपके पास जो रिमेनिंग 2 से 3 मिनट का टाइम बचा है, तो उस 2 से 3 मिनट के टाइम में फिर से बाकी के सेक्शंस जो बचे हुए थे कॉमन एरर क्लोज टेस्ट वाले, उस पर आ जाओ। जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हुए थे उन्हें अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये भी चीज़ें हो जाएंगी। इंग्लिश में भी अच्छे स्कोर हो जाएंगे। आपने आरसी भी अटेम्प्ट किया है, तो आरसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे वो आप मान के चलो कि पॉजिटिव मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम को दोगे क्वांट के सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में और इंग्लिश के सेक्शन में, तो आपके बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, मतलब ये मैंने आपको एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी करनी है, किस स्ट्रेटजी से आपको एग्ज़ाम देनी है, वो मैंने बताया। लेकिन एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आप कहाँ से करोगे? वो घर पे आप मॉक टेस्ट में करोगे। मॉक टेस्ट तो देने हैं, ठीक है। अब देखो, मॉक टेस्ट में मैंने मेंस के मॉक टेस्ट में क्या बोला था कि जो भी इजी क्वेश्चन है उन्हें स्किप करो, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करो। लेकिन नहीं, प्री के एग्ज़ाम में आपको टोटल डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनानी है। प्री के एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट भी देते टाइम में जो भी इजी वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल वही स्ट्रेटजी से आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल आप मान के चलना कि आप प्री के एग्ज़ाम में बैठे हो और वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है घर पे भी। और घर पे भी जो मैंने ये रीजनिंग में लास्ट के 2-3 मिनट के बारे में बताया वो भी आपको मॉक टेस्ट में भी फॉलो करनी है। इंग्लिश के लिए जो मैंने 10-10 मिनट का 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला वो भी आपको मॉक टेस्ट में करनी है। क्वांट के सेक्शन में जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद भी उतने टाइम रखो कि आप अरिथमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन तो कर ही पाओ, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मॉक टेस्ट में करनी है। मॉक टेस्ट में आपको अपनी स्पीड को बढ़ानी है। स्पीड मॉक टेस्ट से ही बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप डेली 4-5 मॉक टेस्ट दे रहे हो। 1 घंटे के तो मॉक टेस्ट होते हैं डेली, आज मैंने 4 मॉक टेस्ट दे दिए, आज मैंने 5 मॉक टेस्ट दे दिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। मॉक टेस्ट मैं देने बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि 4 से 5-6 मॉक टेस्ट आप डेली दे दो। वैसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, डेली आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट ही देने हैं। और ये 1 से 2 मॉक टेस्ट हमेशा कंटिन्यू देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। एसबीआई पीओ अभी बहुत समय है, मान के चलो वो मई जून के टाइम में होता है। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगा, आप फिल कर लोगे, उसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट देने हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ सैटरडे और संडे को मॉक टेस्ट देना है। 2 दिन मॉक टेस्ट तो ठीक है, सैटरडे और संडे। बाकी के जो ये वीक डेज हैं, मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उन चीज़ों को तैयार करनी है जो आप एग्ज़ाम में छोड़ते हो। ठीक है, आप अपनी बेस मजबूत करो, जो भी वीकनेस है उसे दूर करो, प्रैक्टिस करो, जो भी सिलेबस हैं उसे कवर अप करो। देखो सिलेबस कवर अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आप मॉक टेस्ट दोगे और हर बार वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो कि आप हमेशा करते हो, और हर बार उन क्वेश्चंस को स्किप करोगे जो आप हमेशा स्किप करते हो। लेकिन आपको वो सभी क्वेश्चंस पे पकड़ बनानी है। आपको ऐसा रखना है अपने अंदर कंट्रोल कि अगर आप टाइम बचे तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास टाइम भी है लेकिन अब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपसे सॉल्व ही नहीं हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ कैसे नहीं होगी, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने अपनी वीकनेस ख़त्म करी है, आपने अपना बेस मजबूत किया है, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि समय रहने के बावजूद क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो। अगर समय होगी तो आप क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। तो मंडे टू फ्राइडे आपको अरिथमेटिक के सेक्शंस पे बेस मजबूत करनी है, साथ ही साथ पजल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। और देखो, प्री 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 में मत रह जाना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा है, प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो प्री में ही लगे रह जाएं। नहीं, आपको बैलेंस स्टडी करनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्री में लगे रह जाओगे दोस्तों और प्री क्लियर कर भी लोगे तो उससे क्या होगा, आपको मेंस में तो अपीयर होना ही है। और प्री के एग्ज़ाम के बाद आपके पास मेंस में सिर्फ 1 मंथ का टाइम रहता है, सिर्फ 1 मंथ का। तो इतने 1 मंथ में आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप सीधी बात देख लो, आपसे प्री अभी क्लियर हो नहीं रहा है, ठीक है, आप प्री प्री करोगे तो यार मेंस तो उससे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ है।
आप प्री अगर क्लियर कर भी लो तो मेंस क्लियर नहीं होने वाला है। तो मेंस के लिए भी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। हमेशा आपको बैलेंस्ड स्टडी रखनी है, ठीक है। आपको अभी से ही प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना होगा, ठीक है। आप अर्थमेटिक को प्रिपेयर करो अच्छे से, पजल्स को प्रिपेयर करो। पजल्स कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिटेल में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखो। वहाँ पर क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पजल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आपको पजल पर कमांड करनी है, पजल आपका किस तरीके से अच्छा हो जाएगा, किस तरीके से पजल सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार पिछली वीडियो भी ज़रूर देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद देखना आपका प्री 100% क्लियर होगा। मान के चलो, देखो सिंसियरली प्रिपरेशन करो। क्यों नहीं क्लियर होगा? होगा, ज़रूर क्लियर होगा। बाकी लोगों का भी तो होता है, तो आपका क्यों नहीं होगा? 100% होगा दोस्तों। बस अपने आप पर भरोसा रखो और ज़रूर होगा। देखो आज 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंदा का जन्म दिवस है। आज के दिन हम लोग यूथ डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आज स्वामी विवेकानंदा के जन्मदिवस पर मैं उन्हीं की बात बोलना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। अपने आप में भरोसा रखो और फिर देखना दुनिया आपके कदमों में होगी। तो बस अपने आप पर भरोसा रखो और फिर देखो प्री मेंस सभी चीज़ें क्लियर होंगी। बस कंटिन्यूटी बरकरार रखना, जो भी मैंने बताया है उसे फॉलो ज़रूर करना। और 1 फरवरी से ध्यान में रखना, जो भी बिगनर्स हैं, और 1 फरवरी से ध्यान में रखना दोस्तों, 1 फरवरी 2019 से रीजनिंग और मैथ दोनों के ही, सभी दोनों चीज़ों के ही प्रिपरेशन, दोनों के ही वीडियो बेसिक से हाई लेवल तक आने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग बेसिक लेवल से करेंगे। तो जो भी लोगों की बेसिक में प्रॉब्लम है, चाहे रीजनिंग के सेक्शन में हो या फिर क्वांट के सेक्शन में हो या फिर दोनों ही सेक्शन में हो, तो आप 1 फरवरी 2019 से सारे वीडियोस देखना, कोई भी मिस मत करना। आपकी बेसिक्स पूरी क्लियर हो जाएगी। अर्थमेटिक में ही जसप्रीत भाई आपको कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी बताएंगे प्री के नज़रिए से। अर्थमेटिक भी आपको बताएंगे, जहाँ पे सॉफ्टवेयर में होगा वो सॉफ्टवेयर बताएंगे और पूरी की पूरी बेसिक नॉलेज देंगे। ऐसा मत समझना कि आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, नहीं। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स बताएंगे। बेसिक्स तो जाननी ही है, बिना बेसिक के आपका मेंस क्लियर नहीं होने वाला है। तो बेसिक्स तो जाननी ही है। तो बेसिक वे में सीखने के बाद कहीं पर आपको शॉर्ट ट्रिक मिलती है तो वो किस तरीके से अप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। प्री के एग्ज़ाम में ही सॉफ्टवेयर काम आता है, मेंस में बिल्कुल काम नहीं आता है। तो आपका फोकस सिर्फ बेसिक वे में ही होना चाहिए। तो बेसिक वे पूरी तरीके से बताएंगे कि आप अर्थमेटिक के किसी क्वेश्चन में नहीं फंसो, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप 1 फरवरी 2019 से जो हमारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के बेसिक वाले, वो बिल्कुल देखोगे, मिस नहीं करोगे। और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो इस पूरे वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना दोस्तों। एक बार में हो सकता है क्लियर नहीं हो चीज़ें, तो 2 से 3 बार देखना, ज़रूर देखना, ताकि जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो और उन चीज़ों को आप फॉलो कर सको। और मेंस के लिए भी मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है, उसे आप देखना। उसमें मैंने पजल क्वांट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कैसे करना है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।